किसी को अगर चार्ज कर दिया गया है गलत, यानी कि वो निर्दोष है, तो अब फॉरेंसिक उसकी हेल्प कैसे कर सकता है? किसी भी चीज़ को कोर्ट में प्रूव करने के लिए जब तक उसकी सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होगा तो आप वो चीज़ प्रूव नहीं कर पाएंगे। एविडेंस की अगर बात करें तो भाई एविडेंस आज की डेट में फैब्रिकेटेड भी बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें यूज़ की जाती हैं। वहाँ पे इसका रोल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? जैसे आपकी अपनी खुद की हैंड राइटिंग है और कोई बहुत अच्छा एक्सपर्ट है जो आपकी हैंड राइटिंग को आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, आप कॉपी तो कर लोगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी अपनी जो हैंड राइटिंग है उसमें एक ऐसी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होगी जो मल्टीपल टाइम्स लिखने के बावजूद भी वो अलग अलग तरीके से लिखने के बावजूद भी वो अपनी इंडिविजुअलिटी बरकरार रखती है। मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे जो भी बोल रहा हूँ वो पूरी दुनिया भरोसे के नाम पे सुन रही है। अब मैं अगर क्राइम को कवर कर रहा हूँ और मैंने कभी क्राइम की पढ़ाई नहीं की, मैंने कभी फोरेंसिक साइंस को नहीं पढ़ा, मैं अपने कॉमन सेंस के आधार पे जस्टिस जैसी और लीगल प्रोसेस जैसी चीज़ों को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो बिल्कुल गलत होगा। आप देखिए, मतलब जो सबसे जिम्मेदार वर्ग है, क्राइम रिपोर्टर के पास को फॉरेंसिक नहीं आता, पॉलिटिकल रिपोर्टर के पास पॉलिटिकल साइंस का कोई लेना देना नहीं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हिस्ट्री पढ़ के आया हुआ है, तो जो स्किल सेट है वो उनके काम से बिल्कुल मैच नहीं करता है। नमस्कार, मैं इंद्रजीत राय हूं और द एक्सपर्ट डायलॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैडम शैली ल्यूकोस से, जो कि फॉरेंसिक का जाना माना नाम है। मैडम, ये बताइए कि ये जो फॉरेंसिक साइंस है इसका कॉमन मैन के लिए क्या यूज़ है? देखिए, फोरेंसिक जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम था जब फोरेंसिक को बहुत लोग जानते नहीं थे। इनफैक्ट फोरेंसिक का जो नाम है फोरेंसिक ना बोल के उसको फॉर्सनिक बोला करते थे। पीपल वेर नॉट अवेयर ऑफ दिस सब्जेक्ट एज सच। बट हाँ, ये ज़रूर है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फोरेंसिक को लोगों ने अंडरस्टैंड किया है इन टर्म्स ऑफ बहुत सारे मीडिया चैनल्स जो है उन्होंने उनके योर केसेस और उनके सीरीज़ वगैरह के पिछले कुछ सालों में बहुत सारी बातें हुई। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे सीरीज़ आए हैं जहाँ पे फोरेंसिक जो चीज़ें हैं उनको काफ़ी हाइपरबोलेट किया गया है। बट इन इट्स ट्रू सेंस अगर देखें तो उसको जिस तरीके से उसे ग्लैमराइज किया गया है फॉर अ कॉमन मैन, इफ़ यू लुक एट दैट पॉइंट, उसके लिए जो है द फैक्ट दैट कि एक वो विल बना रहा है या कहीं पे जाके अपनी वो आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, बायोमेट्रिक मार्किंग्स दे रहा है, रोज़ सुबह उठ के ऑफिस जा रहा है, वहाँ पे अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दे रहे हैं, किसी भी अपने जो ऑथेंटिकेटेड आईडीज़ जो होते हैं उसको लेके कैरी कर रहे हैं, दे हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट व्हाट दे आर गिविंग, व्हाट काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन वो लोग कहाँ कहाँ पे जाके अपना पहचान पत्र जो है वो डाल रहे हैं। उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि दे आर नॉट किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में अपनी जो आइडेंटिफिकेशंस मार्क्स जो हैं वो छोड़ें, वो नहीं होना चाहिए। आइडियली देखिए, आप और हम जब कहीं भी जाते हैं तो हमारे लिए बहुत एक सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस आपके अपनी सिक्योरिटी के लिए होगा, बट वो सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो किस तरीके से आपके खिलाफ भी यूज़ किया जा सकता है, उसके लिए हमें एक्सट्रीमली केयरफुल रहना पड़ेगा। आप किसी से अननोन लोगों के साथ जाके बैठ के बात कर रहे हैं, वो आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी, तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म व्हाट यू आर सेइंग। आप किसी पब्लिक जगहों पे अगर कोई आप मीडिया या फिर आप सोशल मीडिया में कोई इनपुट्स डाल रहे हैं, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। मैम, इस सवाल को थोड़ा सा और अगर बदल के हम पूछें कि ये तो बात हो गई हमें सावधानी क्या रखनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी को अगर फंसा दिया गया है, किसी को अगर चार्ज कर दिया गया है गलत, यानी कि वो निर्दोष है, तो अब फॉरेंसिक उसकी हेल्प कैसे कर सकता है? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान एक प्रोसेस होती है। आई कैन ऑलवेज क्लेम कि आपने मेरे साथ ये गलत किया या फलाने ने ये काम गलत किया।
अब विटनेसेस भी वही काम करते हैं, दे वो लोग जो बोलते हैं उसकी क्या ऑथेंटिकेशन होती है, उसका कोई देयर इज़ नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट, वो बोल देते हैं। बट सवाल ये है कि आप साइंस को किस तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे, स्पेशली इन फोरेंसिक साइंस। उसमें एक यही चीज़ है कि आप किसी भी एविडेंस के बिना आप कोई चीज़ आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा भी दे, लेकिन विदाउट एविडेंस यू कांट एक्चुअली प्रूव इट। तो कोई भी यू आर टॉकिंग अबाउट एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी चीज़ को कोर्ट में प्रूव करने के लिए जब तक उसकी सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होगा तो आप वो चीज़ प्रूव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एविडेंस की अगर बात करें तो भाई एविडेंस आज की डेट में फैब्रिकेटेड भी बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें यूज़ की जाती हैं। वहाँ पे इसका रोल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? सिर्फ फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस जो है वो टू एन एक्सटेंट हो सकता है, बट नॉट इन इट्स होल सैंक्टिटी। इवन डिस्पाइट दैट देयर आर सर्टन हम लोग फोरेंसिक में एक पॉइंट कहते हैं कि आप क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, आप इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। आप भले ही फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे आपकी लेट्स से आपकी अपनी खुद की हैंड राइटिंग है और कोई बहुत अच्छा एक्सपर्ट है जो आपकी कॉपी, आपकी हैंड राइटिंग को आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, आप कॉपी तो कर लोगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी अपनी जो हैंड राइटिंग है उसमें एक ऐसी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होगी जो मल्टीपल टाइम्स लिखने के बावजूद भी, वो अलग अलग तरीके से लिखने के बावजूद भी वो अपनी इंडिविजुअलिटी बरकरार रखती है। तो वो जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं ये मानती हूँ कि इट इज़ नॉट एवरीबडीज़ कप ऑफ टी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सपर्ट्स ऐसे होते हैं जिनको पता रहता है कि उस डोमेन में क्या चीज़ है जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है और कौन सी चीज़ जो है हमारे लिए काम की है। एंड फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस एक एक्सटेंट तक हो सकती है, नॉट बियॉन्ड दैट। ओके, दूसरी बात शायद यही, ऑडियो में भी आजकल जैसे AI बेस्ड ऑडियो आ रहा है, आपका सैंपल लिया और आपकी हूबहू कॉपी कर दी गई, तो जो नेचुरल वेरिएशंस हैं वोकल ग्लैंड्स के थ्रू वो AI में नहीं होगा। तो आपने सही कहा कि इन सारी चीज़ों को पकड़ा जा सकता है। मैडम, मेरा अगला सवाल है कि इधर के कुछ सालों में फॉरेंसिक एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है जुडिशियल सिस्टम का। नए कानून में 7 साल से ऊपर की जो भी सज़ा वाले अपराध हैं उसमें मैंडेटरी किया गया है कि प्रोसिक्यूशन जो है पुलिस उसको फॉरेंसिक टीम को इन्वॉल्व करना होगा। तो ये जो ग्रोथ आप देख रही हैं, फॉरेंसिक का जो इन्वॉल्वमेंट देख रही हैं, ये कितना ज़रूरी है और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा ग्रोथ जो है वो देखा गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले आई डू स्टिल रिमेंबर कोई क्राइम होता है तो फोरेंसिक दे वर वर्किंग इन साइलोज। पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम करता है, जो वहाँ पे क्राइम सीन्स में जो एविडेंस उठाते हैं वो सीधे लैब में लिया जाता है। लैब वालों को नहीं पता क्राइम सीन में क्या हुआ है, और जो फोरेंसिक जो रिपोर्ट होती है पुलिस को एज इट इज़ दिया जाता है। अब सवाल ये है कि इन टुडेज टाइम टू व्हाट एक्सटेंट इट इज़ बीइंग मेड एप्लीकेबल। तो मुझे लगता है कि इट्स एन एक्सेप्शनली वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे फोरेंसिक को जो है वो हार्ड कोर कंपोनेंट्स में जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस में उसमें इन्वॉल्व किया गया है। इट्स एन एक्सेलेंट थिंग, बिकॉज हम लोग नहीं करते हैं ये, लेकिन अब्रॉड वगैरह में ये चीज़ जो थी ये पहले से ही चल रहा था कि कोई क्राइम सीन हो रहा है तो उसके अंदर फोरेंसिक की एक टीम जो है वो जाती है। हम लोग खुद अपने टाइम पे जब हम लोग फोरेंसिक वगैरह करते थे तो हमको ये बोला जाता था आपका काम सिर्फ लैब में बैठ के काम करना है जो आपको लेके दिया जा रहा है एविडेंस। बट टुडेज टाइम इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव एन एंटायर फोरेंसिक टीम दैट लैंड्स अप एट द क्राइम सीन, दे आर एबल टू एनालाइज। आपको साथ जो पुलिस वाले हैं उनके साथ मिलके आपको एक क्राइम को सॉल्व करने में मदद कर रहे हैं। नॉट ओनली उस क्राइम सीन के एविडेंस अकेले के नहीं, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रिकन्स्ट्रक्शन। तो आप क्राइम तो हो गया, उसके बाद जो रिपोर्ट आपने क्राइम लैब में जो रिपोर्ट जनरेट करी उसी चीज़ को उठाया, आप पुलिस के साथ गए, वापस क्राइम सीन पे गए, वापस आपने जो है रिकन्स्ट्रक्शन किया। तो उसकी ब्यूटी वहाँ पर है। तो फुल एंड कंप्लीट जस्टिस फॉर एनी क्राइम, उसके लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जस्टिस लीगल सिस्टम में आई थिंक इट्स एन एक्सेलेंट इनिशिएटिव दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डन, कि जहाँ पे इसको मैंडेटरी कर दिया है।
अच्छा और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक गवाह जो है वो मुकर सकता है, यस, गवाह एक झूठी बात कह सकता है, लेकिन शायद जो वैज्ञानिक सबूत हैं वो अगर वो चीज़ है तो है और नहीं है तो नहीं है। तो आई थिंक कि जो जस्टिस का पर्पज़ है और जो जस्टिस की एक्यूरेसी है वो ज़रूर आगे बढ़ेगी। दूसरा मैम, ये सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, चाहे आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करें या कॉर्पोरेट सिक्योरिटी की बात करें या जस्टिस की बात करें। प्राइवेट सेक्टर में फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ और फॉरेंसिक सर्विसेज या प्राइवेट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ कितनी इम्पोर्टेंट होती जा रही हैं? मैं इसके बारे में आई वुड लाइक टू स्प्लिट माई आंसर इनटू टू कंपोनेंट्स। एक तो वो जो कि एकेडमिक्स के सेटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन टर्म्स ऑफ फोरेंसिक्स कि टीचिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग फोरेंसिक। एक देयर यूज्ड टू बी अ टाइम व्हेन फोरेंसिक वाज द प्रेरोगेटिव ऑफ ओनली एंड ओनली द गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट players in academics have come with full force and they're doing an exceptionally good job also। ऐसा नहीं है कि अच्छा compete नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, बट वो लोग भी कर रहे हैं। अब उसका आप ये सोचोगे कि एक इनिशियली ऐसा होता था कि अगर आपने फोरेंसिक पढ़ लिया तो आपका नेक्स्ट स्टेप यही है कि आपके पास ऑप्शन सिर्फ इतना है कि आप फोरेंसिक लैब में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं था ये, बट आपको सिखाया ही उसी लेवल पे गया है कि आपकी जो आउटकम है ऑफ योर एजुकेशन इज एसोसिएटेड ओनली विद द फोरेंसिक लैब्स। और या तो आप फोरेंसिक लैब में जाएंगे या तो रिसर्च या टीचिंग में जाएंगे, आपके पास एक तीसरा विकल्प नहीं था। ये आपके पास था ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है शायद एक पहला ऑर्गेनाइजेशन रहा है इनिशियली जिन्होंने कि फोरेंसिक और क्रिमिनोलॉजी को उनके पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर इंक्लूड किया है ना, बिकॉज ऑफ विच आप अगर देखेंगे, एक डेटा उठाएंगे तो आपको पता भी चलेगा इस बारे में कि सागर यूनिवर्सिटी से जिन बच्चों ने क्रिमिनोलॉजी या फोरेंसिक किए हैं वो बहुत सारे बच्चे जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको क्रैक करके दे हैव गॉट इनटू द पुलिस सेगमेंट आल्सो। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव उनकी तरफ से लिया गया। ये तो एकेडमिक की बात हो गई। अब सवाल ये कि आप ये जो लॉट जो पास आउट होके निकल गए, अब इनके पास तो सिर्फ यही 3 विकल्प हैं। अब इसके बाद जाएंगे कहाँ पे ये लोग? नहीं है तो बहुत सारे ऐसे, मैं खुद अपने ही साथ के लोगों की बात अगर मैं कहूँ तो बहुत लोगों ने अपनी लाइन चेंज कर दी क्योंकि दे डिडंट फाइंड एनी कि जाएंगे कहाँ इसके बाद, उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं है। तो कई लोगों ने अपनी एजुकेशन चेंज कर दी, कई लोगों ने कुछ और एक्स्ट्रा एजुकेशन करी, वो उन्होंने उस फील्ड मतलब दे चेंज देयर लाइन ऑफ एजुकेशन। दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड एंड रिजल्टेड। अब लेकिन क्या हुआ है कि ओवर दीज फ्यू ईयर्स कॉर्पोरेट्स हैव कम इनटू एज द लीड प्लेयर्स। KPMG उठा लो आप, अमेज़ॉन उठा लो, गूगल उठा लीजिए आप, हमारे फोरेंसिक के बच्चे वहाँ हैं, they placed there। बहुत सारे corporate houses have an entirely forensic unit which is associated there। I have many good friends in the corporate who are part of that corporate who have had an education in forensic science, but they are helping the corporate in their day-to-day issues and crimes and audits में forensic audits होती है, forensic accounting हो रही है। ये तो आप किसी भी आज की डेट में कोई भी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस उठा लीजिए, सेफ्टी आई मीन बहुत सारे इंश्योरेंस फर्म्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उसके अंदर जो है दे हैव स्टार्टेड एम्प्लॉइंग students who have passed out as with their basic forensic degrees। ये एक पार्ट है। सो इसमें एक तीसरा जो एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है कि किसी भी और साइंसेस के साथ इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है इस सब्जेक्ट का, वो है कि आप एक बेसिक BSc डिप्लोमा या फिर आपने एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी अगर आपने करी है तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ प्रैक्टिसिंग एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट
in the domain of forensic science, which makes this field a very very important field. जो आप आज के डेट में इतना स्टार्टअप्स की बात करते हैं, आई थिंक स्टार्टअप का जो एक इनिशिएटिव फोरेंसिक में जितना है, मुझे नहीं लगता कि एक बीएससी का बच्चा भी पास आउट हुआ है वो भी अपना खुद का स्टार्टअप लगा सकता है, एंड दिस इज़ विदाउट इवन हैविंग टू डू विथ एनीथिंग ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट. बहुत आपको बस इतना होना चाहिए कि आपकी नॉलेज होनी चाहिए आइदर इन फिंगरप्रिंट और इन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एरिया, जो आपको मेरे ख्याल में किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल में आपको दिया जाता है. I think you can start up. Many of my students have their own startups, especially in forensic domains. So this is one part of it. आप you talked about private laboratories in India. बहुत आज की डेट में बहुत ज़्यादा है नहीं, ये प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, दे आर डूइंग इंडिपेंडेंट ओपिनियंस और अपना स्टार्टअप्स हैं उनके पास, लेकिन लैब्स पर से जिसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो कम है. आपका जैसे अपना जो लैब है, आई हैव सीन इट, इट्स एन एक्सेलेंट लैब. व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस ऑन दैट? देखिए, सबसे इसका जो ब्यूटीफुल पार्ट है कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की लड़ाई कोर्ट ऑफ लॉ में होती है. अब प्रोसिक्यूशन के पास तो सारी सुविधाएं हैं, वो स्टेट है, लॉ कहता है कि हम दोनों को बराबर मानते हैं, बट एक आदमी जिसका शायद भरोसा नहीं है कि उसके सबूत की जांच सही हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी बात सुनी जा रही है कि नहीं हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि आप आके यहाँ पे वैलिडेशन करा सकते हो, कर सकते हो. और नो डाउट नए जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें भी 39 में रिपोर्ट्स एडमिसिबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में. तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जिनके यहाँ उनके एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, उनके लीगल डिस्प्यूट्स हैं, उनके यहाँ फ्रॉड के केसेस हो रहे हैं, इस तरह के केसेस हैं, तो बहुत सारे केस आ रहे हैं. ये इकोसिस्टम देख के ये समझ में आ रहा है कि फॉरेंसिक के प्रोफेशनल्स जो ट्रू सेंस में प्रोफेशनल्स हैं उनका बहुत बड़ा स्कोप आने वाले सालों में भारतवर्ष के अंदर है. और बहुत बड़ी ज़रूरत इस पूरी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को फॉरेंसिक की ज़रूरत है. क्योंकि जो देखिए डिसीजन मेकर है, एज ए फॉरेंसिक लेबोरेटरी एक्सपर्ट और लेबोरेटरी चलाने के तौर पे मेरा जो सबसे बड़ा अनुभव जो मुझे समझ में आया वो ये है कि भाई जो भी डिसीजन मेकर है कॉर्पोरेट का, अब वो बताने पे किसी की डिसीजन मेकिंग उसकी इफेक्ट नहीं हो रही है. उसके पास ये ऑप्शन है कि वो फैक्चुअली इन्वेस्टिगेट करा के उसको साइंटिफिकली वैलिडेट करा के अब डिसीजन मेकिंग उसके लिए एक्यूरेट. करेक्ट जी. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगी, जैसे मीडिया में बहुत क्राइम रिपोर्टिंग होती है ना, एंड इट्स अ हार्डकोर फैक्ट कि जब तक पब्लिक तक बात नहीं पहुंचाएंगे तो how would the media, the public would know about something that has happened in your society. तो एज मीडिया हाउसेस जो क्राइम रिपोर्टिंग होती है, जो लोग क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, उनकी knowledge about the factual knowledge, the scientific knowledge regarding what they are reporting, आई थिंक वो एक कंपोनेंट है. जब तक कि वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स एंड द साइंस दैट इज एसोसिएटेड विद इट, आई थिंक वो जो करेक्ट पर्सपेक्टिव है वो हो नहीं पाता है. वो नहीं आ पाता. आई थिंक आप उसको एग्री करेंगे मेरे ख्याल में. आप यू मस्ट हैव सीन. देखिए, मैं अगर आपका ये सवाल है तो मैं इसमें आपसे ज़्यादा हार्ड शब्दों का यूज़ करना चाहूँगा. देखिए, बेसिक फंडामेंटल है कि मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे जो भी बोल रहा हूँ वो पूरी दुनिया भरोसे के नाम पे सुन रही है. अब मैं अगर क्राइम को कवर कर रहा हूँ और मैंने कभी क्राइम की पढ़ाई नहीं की, मैंने कभी फोरेंसिक साइंस को नहीं पढ़ा, मैं अपने कॉमन सेंस के आधार पे जस्टिस जैसी और लीगल प्रोसेस जैसी चीज़ों को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो बिल्कुल गलत होगा. आप देखिए, मतलब जो सबसे जिम्मेदार वर्ग है, क्राइम रिपोर्टर के पास को फॉरेंसिक नहीं आता, पॉलिटिकल रिपोर्टर के पास पॉलिटिकल साइंस का कोई लेना देना नहीं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हिस्ट्री पढ़ के आया हुआ है, तो जो स्किल सेट है वो उनके काम से बिल्कुल मैच नहीं करता है, जिसकी वजह से ये एरर होती हैं, ये गलतियां होती हैं और इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है. क्योंकि सोसाइटी अगर एक बार पॉल्यूटेड हो गई मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन से, तो सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा. मैडम, एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपने एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन पे बहुत सारा काम किया है. इसका फंडामेंटल क्या है, ये कैसे किया जाता है और इस पे फॉरेंसिक स्किल का एप्लीकेशन कैसे होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ओके,
Let me मैं बहुत इसमें थोड़ा सा आई एम बीइंग क्रूड probably with my answer when I say कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन पर से बहुत उसका तवज्जो होता नहीं है. आई मीन पीपल आर नॉट गिविंग दैट इम्पोर्टेंस टू इट. उसका रीज़न भी यही है कि बहुत सिंपल सा उसका लॉजिक है. आप FIRs कितने भी चाहें उठा लें, आप उसमें चेक करें, आपको एक ही लैंग्वेज मिलेगी कि उसमें जो बड़ी गाड़ी होती है, हमने एक यू नो आई हैव सीन सम रिसर्च रिपोर्ट्स आल्सो बेस्ड ऑन दैट, कि जो बड़ी गाड़ी होती है उसके ऊपर हमेशा इल्ज़ाम होता है ना. आपकी लैंग्वेज बहुत इट्स ऑलमोस्ट लाइक कॉपी पेस्ट, क्योंकि बड़ी तेज़ी और गफलत के साथ गाड़ी चला रहे थे, तो आपका वो जो फॉर्मेट भी है वो एक ही लैंग्वेज में होता है. सवाल ये है कि क्या वाकई में वो बड़ी गाड़ी की गलती थी या नहीं. प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम हमेशा, चूंकि हमारा माइंडसेट ही वो है कि बड़ी गाड़ी पे इल्ज़ाम लगाना है, वो बड़ी गाड़ी पे इल्ज़ाम लगा के इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो गई, राइट. आगे तो कोई बात ही नहीं हुई. तो जो एक्चुअल पॉजिटिव फैक्टर्स, जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है टू दैट एक्सीडेंट, उसके ऊपर कोई जांच हुई ही नहीं. तो अब जांच होगी तो आपको क्या पता चलेगा. चांसेस हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई होगी, उसको मे बी दैट हैज कंट्रीब्यूटेड. अभी जो रिसेंट जो केस हुआ है जहाँ पे वो इंजीनियर का, हाँ, अभी नोएडा का बड़ा पॉपुलर केस है. वो तो आई मीन यू इट्स द रोड एनवायरनमेंट, बट हु इज एट फॉल्ट. आप पकड़ोगे किसको इस चीज के लिए. तो सवाल ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो एक्सीडेंट हुआ क्यों, राइट. और गलती किसकी है. अब यहाँ पे क्या है, आपने बड़ी गाड़ी को इल्जाम लगा दिया और आपने बता दिया भाई मेरा इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो गया, उसके अंदर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर दिया, कॉम्पनसेशन दिला दी, एंड द मैटर इज क्लोज. बट दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी. Until and unless you try and find out where and what are the causative factors for the accident, and वो accidents के causative factors आपको evidence और उस scene पे जाके जब तक आप assess नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो गलती किसकी वजह से हुई है और क्यों हुई है, और क्या system या individuals at their own level can there be some kind of a mediatory action that can be taken so that उस जगह पे accidents और ना हो, और इस तरह के एटलीस्ट हो भी हो. अच्छा, फंडामेंटल जैसे एक फॉरेंसिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर है, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है. फंडामेंटल क्या होता है इस तरह की जांच का. सिंपल है भाई, दो एक्सीडेंट अगर एक्सीडेंट हुआ है तो हम तो कहते हैं कि भैया एक अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एक बेसिक प्रिंसिपल है फोरेंसिक, आई थिंक एनी स्टूडेंट ऑफ फोरेंसिक वुड नो अबाउट दैट. दैट इज द लोकास प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज. वो आएगा ही आएगा इन प्ले, चाहे वो रोड एनवायरनमेंट के साथ हुआ हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हुआ, चाहे दूसरी गाड़ी के साथ हुआ हो, चाहे वो किसी हिट एंड रन का केस हो. एविडेंस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, गाड़ी के ऊपर या इंडिविजुअल के ऊपर या रोड एनवायरनमेंट के ऊपर. तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल है जो होगी. तो अब आपको एविडेंस क्या क्या मिलेंगे. एविडेंस आपको मिलेंगे, पेंट चिप्स होंगे, यू नो आपके पास टायर मार्क्स होंगे, ब्रेकिंग मार्क्स होंगे, यू वुड हैव गाड़ी के अपने जो रेजिड्यूज एंड यू नो उसके जो पार्ट्स होंगे, प्लास्टिक एंड मेटल पार्ट जो हैं वो होंगे आपके पास. गाड़ी के खुद के कंटेंट्स भी हो सकते हैं, ब्लड स्पैटर्स हो सकते हैं उस सीन पे. तो ये सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी. आपने इस चीज का किया क्या. आप जब तक उन चीजों को उठाओगे नहीं, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या. और हिट एंड रन का केस है, गाड़ी तो मार के भाग गई है, लेकिन आपके पास ये पता कैसे चलेगा कि वहां पे गाड़ी से ही मारा है कि किस चीज से मारा है. तो वो एविडेंस जो सीन पे है, जब तक आप उसको नहीं उठाओगे, गाड़ी के स्मॉल पार्ट्स फ्रॉम पेंट टू द डेब्री विच यू आर गेटिंग एंड द ग्लास पार्टिकल्स जो आपको सीन पे मिल रहा है, उसको उठा के आप फर्दर एनालिसिस करोगे तो शायद आपको कुछ एविडेंस. अच्छा, मान लीजिए कि दो गाड़ियों की टक्कर हुई, अब किन चीज़ों के आधार पे ये अनुमान लगाया जाता है या ये ओपिनियन दिया जाता है कि गलती इस ए की है या बी की है. देखिए, पहली बात तो ये है कि ए की है या बी की है, बट एक्सीडेंट फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट एन एक्सीडेंट हैज टेकन प्लेस. अब सवाल ये है कि किसकी क्या है. दो तीन चीजें होती हैं कि आपकी यू नो द स्पीड एट विच द व्हीकल वाज ट्रैवलिंग, ठीक है. वो कहाँ से आपको मिलेगी. वो आपके जो होते हैं वो यू नो योर टायर मार्क्स विच आर देयर, योर ब्रेकिंग मार्क्स विच आर देयर, आपके यू नो जो एविडेंस उस साइट पे है, इंक्लूडिंग द डेंट
at जो आपकी व्हीकल पे मिली है, that can indicate the speed at which the vehicle was traveling, and also it can also indicate कि आपके जो collision हुई है उसकी force कितनी रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी पोस्टेड स्पीड लिमिट जो है वो लेट्स से आप ये कहते हैं कि भाई वो 60 का पोस्टेड स्पीड लिमिट है। आप उस जो आपके जो ट्रेडमार्क्स जो वहाँ पे साइट में मिले हैं, that you can actually back calculate it and see when you do a reconstruction कि क्या he was going beyond that thing or not, वो स्पीड लिमिट को क्रॉस कर रहा था नहीं। तो तेजी और गफलत की जो हम बात कर रहे हैं FIR में, वो एक्चुअली गलत नहीं है, पॉइंट सही है, लेकिन तेजी और गफलत किसकी तरफ से राइट। सो तो ये कहीं ना कहीं हम लोग जो रोड सेंस जो है वो प्रॉब्लम। तो यानी कि टायर के जो निशान हैं, हाँ, वो ये तय करेंगे स्पीड कितनी है, ब्रेक और उसका इम्पैक्ट ये तय करेगा कि स्पीड कितनी है, आप किस दिशा से आ रहे थे, yes. अगर उसका साइज टायर का जो कुछ भी है तो ये इंडिकेट हो जाएगा कि भाई ये टायर का साइज इस गाड़ी का है, right. क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारी गाड़ियों के टायर कहते हैं। इसी में मैम एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो पेंट्स हैं, लोगों को लगता है कि स्क्रैच पड़ जाना या पेंट पड़ जाना, गाड़ी टक्कर हुई, और ये बड़ी छोटी बात है, इसका कोई यूज़ नहीं है। फॉरेंसिक में इन पेंट्स और इन स्क्रैच की क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, दो गाड़ी जब आपस में टकराती हैं तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि वो आपस में तो पेंट एक्सचेंज होगा ही होगा, एंड विच फॉलोज टू द टी दी लोकार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। बट जो पेंट जो ट्रांसफ़र हुआ है, या तो वो फ्लेक के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, या तो स्मीयर के फॉर्म में जो है वो सीन पे हमें मिल सकती है, या जो गाड़ी है उसी के ऊपर मिल जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गाड़ी जो है एक दूसरे के ऊपर स्क्रब करे और उसके पेंट जो है एक्सचेंज ना हो। अब सवाल ये है कि इसका करेंगे क्या? मिल भी गया आपको, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दैट? तो दीज पेंट सैम्पल्स अगर आप देखेंगे तो हर कंपनी जो होती है उसकी अपनी इंडिविजुअल पेंट के जो होते हैं उसकी ट्रेडमार्क्स होती हैं, उसके अंदर उसकी अपनी ट्रेडमार्क, उसकी एलिमेंटल कंपोजिशन, उसकी जो कलर स्कीम्स होती है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स डालते हैं उसको उस कलर तक पहुंचाने के लिए वो बहुत अलग होते हैं। तो पेंट की जो लेयर्स होती हैं वो अपने आप में एक कहानी बयान करती है। तो अगर आप दो कंपनी की दो कंपनी की गाड़ियां हैं, उनके पेंट को अगर आप कंपैरिजन करते हैं लैब में, तो हर पेंट, चाहे वो लाल ही कलर का पेंट क्यों ना हो, बट एवरी पेंट इज गोइंग टू गिव यू एन इंडिविजुअल स्टोरी ऑफ इट्स ओन, विच विल रिफ्लेक्ट कि वो गाड़ी जो है किस कंपनी की है। ऐसा नहीं है कि वो जस्ट बिकॉज बोथ वेयर रेड कलर्ड कार्स तो आपके दोनों के पेंट के जो एलिमेंटल कॉम्पोजिशन होती है वो सेम होगी, मतलब कि पेंट से ये पता चल जाएगा कि मारुति की गाड़ी है कि BMW है या क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट व्हीकल एंड द कंपनी फ्रॉम विच इट इज लाइकली टू बी देयर, ये तो एक पार्ट हुआ, बट अदर देन दैट टायर मार्क से लेके बाकी और भी एस्पेक्ट्स। अच्छा, और आइडेंटिफिकेशन की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कि अगर एक गाड़ी किसी को मार के भाग गई तो ये अनुमान कैसे लगाया जाए कि ये गाड़ी कौन सी रही होगी, और कौन कौन सी चीज़ें? तो दूसरा है आपका जो विड्थ एंड लेंथ ऑफ द टायर, किस टाइप की व्हीकल जो है यूज़ की गई है, हैवी व्हीकल है, लाइट मोटर व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, क्या है। तो वो जो विड्थ ऑफ द टायर जो आपको स्किड मार्क से मिलेगा या टायर मार्क से जो साइट पे मिलेगा, वो आपको एक इंडिकेशन वो दे देती है। ग्लास पार्टिकल्स जो आपको वहाँ पे मिलती हैं वो एक अनदर एस्पेक्ट है जो कि आपको इंडिकेट कर देते किस तरह के जो है वो ग्लास ऑल्सो हैज़ इट्स ओन एलिमेंटल कॉम्पोजिशन, जो वो भी बता देती है। तीसरा पार्ट ये होता है कि उसके अंदर जो प्लास्टिक पार्ट्स अगर टूट के नीचे गिरे हैं उसके अंदर आपने देखेंगे उसके कंपनी के कोड्स लिखे होते हैं। yes, तो दैट ऑल्सो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ द टाइप ऑफ व्हीकल दैट वी आर लुकिंग एट। दूसरा एक एस्पेक्ट I would like to use this medium to talk about, जो शायद एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में बहुत कम इस्तेमाल होता है या इनफैक्ट ना के बराबर जो है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, दैट इज़ योर ओन फिंगरप्रिंट्स। यूजुअली हम ये सवाल पूछते रह जाते हैं कि गाड़ी जब एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर के सीट पे जो गाड़ी चला रहा था वो कौन था। इस बात पे तो और मेरे ख्याल में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस रहे हैं बिल्कुल, जिसपे कि ये हम लोग डिस्कशन करते हैं कि हु वाज ड्राइविंग द व्हीकल एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। तो ये सवाल को पूछने के लिए हमारे पास जवाब जो है हम ढूंढते रहते हैं, जबकि जवाब तो हमारे पास है वहीं पर कि जो चला रहा होगा उसके फिंगरप्रिंट।
एब्सोल्युटली। तो वो जो कंपोनेंट है उसको जबकि इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट सेट ऑफ एविडेंस, अनफॉर्चुनेटली ये एविडेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती। ऐसा नहीं दूसरे क्राइम में नहीं जाते, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में नहीं करते, जबकि ये देना चाहिए। एंड इट इज़ व्हेन आई यूज्ड टू टेक ट्रेनिंग फॉर द पुलिस, आई यूज्ड टू डू दैट एंड आई यूज्ड टू टेल देम हाउ दीज फिंगरप्रिंट एविडेंस, जो कि आपको आपके स्टीयरिंग व्हील्स या फिर जो ड्राइवर साइड में जो विंडोज़ हो गए या फिर हैंडल्स हो गए, उसमें आपको हाउ यू कैन गैदर फ्रॉम देम, एंड आपको किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि जो क्लेम कर रहा है वो वहीं पर ही था या नहीं था, या फिर जो बोल रहा है कि मैं नहीं हूँ, कैन यू एस्टैब्लिश दैट इट इज़ द सेम पर्सन और नॉट। अच्छा मैम, एक और दिमाग में सवाल आ रहा है कि कोई आपके करियर का ऐसा इंटरेस्टिंग केस जो कि बहुत अलग हो और जिसमें फॉरेंसिक का रोल ने पूरी कहानी को चेंज किया हो? इंटरेस्टिंग केस इन द सेंस, देखिए जो हम लोग मेजॉरिटी ऑफ माय केसेस ऑफ कोर्स कुछ ऐसे रहे जहाँ पे डीएनए वगैरह का हम लोगों ने जो है सैम्पल्स कलेक्ट करके हमने भेजे हैं ऑस्ट्रेलिया में। आई मीन वी हैड टू डू दैट कंसिडरिंग दैट कि बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें करना पड़ा था। बट हाँ, बहुत ग्रूसम होते हैं कुछ केसेस, स्पेशली इन फोरेंसिक, स्पेशली आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द नूरपुर बस एक्सीडेंट, जिसमें मोर देन 36 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैड डाइड इन दैट। अब वही सेम चीज़ कि ड्राइवर की गलती थी, उसकी गलती की वजह से जो है वो एक्सीडेंट हुआ। हमने देयर वाज अ टीम दैट वेंट टू नूरपुर, उन्होंने वो पूरी एविडेंस वहाँ से कलेक्ट किया। देयर वाज अ टीम दैट वी वर सिटिंग देयर इन द लैब, जो हमको पूरा एविडेंस ला के दिया, एवरी सिंगल एफआईआर दैट वर रजिस्टर्ड, जो चिल्ड्रन जिनकी डेथ हुई थी उनके बॉडी पार्ट से लेके उनके जो इमेजेस और वो सारे हमने क्रिएट। हमारे पास एक सिस्टम हुआ करता था पीसी क्रैश, उस पीसी क्रैश के ऊपर हमने पूरा इसको वर्कआउट करा और देखा कि इट इज, आई मीन जो इल्जाम जो उस ड्राइवर के ऊपर दिया जा रहा था, दैट इज नॉट द केस। द रोड एनवायरनमेंट इटसेल्फ was the causative factor for that, जो कि जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था, तो हम लोग तो, जबकि कंप्लेंट ऑलरेडी डल चुका था कि वहाँ पे ठीक करना है रोड, बट अनफॉर्चुनेटली इतने सारे स्कूली बच्चे मरना एंड द गॉरी सिचुएशन दैट इज देयर इन आवर हैंड्स, एंड उसके ऊपर वो जो इनोसेंट ड्राइवर है उसके ऊपर से वो इल्ज़ाम हटाना, and that kind of cases actually forces you to think whether as a institution, as an agency which is investigating, क्या एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन को हमने एक पीछे धकेल नहीं दिया, क्या हमें उसके ऊपर मोर एफर्ट नहीं करनी चाहिए थी? तो वो एस्पेक्ट जो है मुझे लगता है कि we were able to give a report which said that it is not the fault of the driver, who is he's been driving in those roads for many years, he knows the ups and downs of those roads, but it's the infrastructure which failed him in that scenario that we looked at. बच्चे जो फॉरेंसिक्स को पढ़ रहे हैं और ये इंडस्ट्री क्वालिटी मैन पावर की रिक्वायरमेंट और उस क्राइसिस से भी जूझ रही है, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगी जो फॉरेंसिक को पढ़ रहे हैं? उनका फ्यूचर कैसा है और आगे रास्ते कैसे हैं? हाँ, मेरे ख्याल में फ्यूचर तो डेफिनेटली फॉरेंसिक साइंस का ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, फ्रॉम माय आई हैव आल्सो सीन हाउ इट हैज़ ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम जब डिस्करेज किया करते थे कि फॉरेंसिक को मत लीजिए, आज पीपल आर मच मोर अवेयर एंड वो लोग चाहते हैं कि फॉरेंसिक साइंस में वो लोग अपना एक करियर बनाएं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो बेसिक साइंसेस टाइप के जो सब्जेक्ट्स थे ऑफ फॉरेंसिक, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया हमारा टॉक्सिकोलॉजी, सीरोलॉजी, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, फिंगरप्रिंट्स, ये सब तो हार्ट एंड सोल है फॉरेंसिक, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। बट विद द चेंजिंग सोसाइटी, टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो टेक्निकल बेस्ड कोर्सेज, जैसे फॉर एग्जांपल हो गए साइबर क्राइम, कंप्यूटर फोरेंसिक्स हो गया आपका, कम्युनिकेशन रिलेटेड, कोई भी जहाँ पे AI हैज़ कम इनटू द फोर फ्रंट, और AI को इस तरह की जो टेक्निकल और टेक्नोलॉजी बेस्ड एस्पेक्ट्स ऑफ फोरेंसिक साइंस है, उसमें बहुत लार्ज एंगल ऑफ स्कोप है। एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर
with your lab, I think they can be of much use. मेरे ख्याल में आपके अपने लैब में भी काफ़ी सारी जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ड्रिवन टेक्निक्स हैं जो मेरे ख्याल में बच्चों को आपके लैब्स को दे शुड बी यूटिलाइज्ड मोर फॉर ट्रेनिंग दीज स्टूडेंट्स, क्योंकि एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा आज की डेट में उसको कोप अप करने के लिए अभी है नहीं है. दे हैव टू कम अप एंड दे हैव टू बिल्ड अप. दैट्स वेयर आई थिंक आपके जो लैब है, आपके लैब में काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि शायद टेक्नोलॉजी ड्रिवन हैं. तो मैम लक्जर लैब के बारे में क्या कहना चाहेंगी? तो बहुत वन ऑफ इट्स काइंड है ये लैब जो है, क्योंकि वैसे तो आपको बहुत सारे लैब्स मिल जाएंगे प्राइवेट प्लेस के अंदर ही जहाँ पे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, फिंगरप्रिंट, इवन टू सम एक्सटेंट साइबर एंड वॉइस आइडेंटिफिकेशन वाले कुछ लैब्स आपको मिलेंगे. लेकिन जितना एक्सटेंट इनफैक्ट आई केम टू नो कि आपके पास शायद कुछ ड्रोन रिलेटेड केसेस भी आते हैं, विच आई थिंक इज़ वेरी गुड. इनफैक्ट मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो आपके पास आए भी हैं, दे वेर हाईली प्रेसिंग व्हाट द काइंड ऑफ वर्क दैट यू ऑल आर डूइंग हियर. एंड मेरे ख्याल में आप यू कैन दिस कुड बी अ वेरी गुड मीडियम फॉर यू टू एक्सप्रेस कि आपके लैब के अंदर फिजिबिलिटी ऑफ वर्किंग इन योर लैब, चाहे प्रोजेक्ट्स के फॉर्म में हो चाहे इंटर्नशिप के फॉर्म में हो, वो एक बार मेरे ख्याल में पीपल शुड नो अबाउट इट. जी बिल्कुल. तो यहाँ टेस्टिंग के अलावा जैसे कि हमारी वेबसाइट पे भी है कि हम ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन भी देते हैं, तो यहाँ इसका बेनिफिट कोई भी उठा सकता है. और द बेस्ट पार्ट इज़ कि दिस इज़ द प्राइवेट लेबोरेटरी, तो यहाँ के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं. मैम, फॉरेंसिक को लेके आपने हमसे इतनी बात की और इतनी सारी बातें दर्शकों को बताई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो आज के इस एपिसोड में इतना ही. अगले एपिसोड में फिर किसी एक्सपर्ट के साथ बातचीत करेंगे. नमस्कार.